नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर एक बार ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। क्या इस माहौल में आपका क्या ओपिनियन है? ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर वीडियो करके बताया। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे ओपिनियन है। प्लीज़ इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पावर ग्रिड जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वो भी सरकारी कंपनी है। देखिए एनटीपीसी के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी अगर कोई भी पावर सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है वो है पावर ग्रिड। क्योंकि इसका मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो एनटीपीसी का मार्केट कैप है करीबन टू लैक्स 96,000 करोड़। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। देखा जाए तो ऑलमोस्ट, हाँ, 2,96,000 करोड़, और पावर गेट का देखा जाए तो 2,40,000 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। तो पावर गेट के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले मैं इस पॉइंट का आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उससे कंपनी का पी रेशियो आधा है, मतलब एकदम सस्ते है। ये बात आपको देखने को मिला है, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कत पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या है? अगर मैं चार्ट में जाकर इसका पी रेशियो लास्ट देखा जाए तो इसका लास्ट कुछ 5 ईयर्स का डेटा देखूँ तो देखिए इसका एवरेज पी देखने को मिला 10.5, और कंपनी के खुद के पी रेशियो कितना अभी चल रहा है 15। इसका मतलब कंपनी हमेशा 10 के अंदर ही पी रेशियो में चलता है। चलो इसको मैं 10 साल भी करके देख लेता हूँ। 10 साल के पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 13, और करेंटली कितना चल रहा है 15। इसका मतलब लास्ट 10 ईयर्स में भी कंपनी का पी रेशियो अभी भी हाई है। और लास्ट 20 ईयर्स में देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो, एवरेज पी रेशियो 14 है। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी खुद के पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो 5 साल में कंपनी के पी रेशियो के साथ साथ में एक बार प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब पीबी रेशियो को भी देखूंगा, तो उसका एवरेज निकल कर आ रहा है 1.9, और कंपनी के करेंटली पी रेशियो कितना चल रहा है 2.6। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो सस्ता तो है, सस्ता तो है, मगर देखा जाए तो अ, उतना सस्ता हुआ नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। और भी एक कारण है, वो कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट को ध्यान से देखा जाए तो कंपनी का वो जो सेल्स का आंकड़ा है, सेल्स का जो डेटा है, वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ है, मगर इस बार कंपनी का जो सेलिंग का डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता देखने को मिले ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। मतलब पिछले सालों में जो सेलिंग्स था, इस बार सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ और कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ से करीबन 3,800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ तो 4,000 करोड़ से 3,800 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। और इस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी का इस बार हालत खराब हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट ओवरऑल पिछले सालों की तुलना से कम है। कितना कम है, चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। अगर देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी 5% का सेल्स, सॉरी 6% का सेल्स किए थे, 8% का प्रॉफिट किया। और लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के 5% का सेल्स एंड 8% का प्रॉफिट देखने को मिला। और टीटीएम मतलब लास्ट टिल टू मंथ में कंपनी का 1% का सेल्स एंड 1% का प्रॉफिट देखने को मिला, नेगेटिव प्रॉफिट देखने को मिला। तो सारे चीज़ों को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ देखने को मिले है, वो ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है, मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो बेसिकली इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो प्रॉफिट तो हुआ, अगर मैं पूरा साल को देखूँ तो कंपनी धीरे धीरे करके साल भर में प्रॉफिट को तो इंक्रीज किया, मगर इसका इंक्रीजिंग मोमेंटम उतना फास्ट नहीं है। जितना प्राइवेट कंपनी करते हैं उतना गवर्नमेंट कंपनी करते नहीं है। इसके पीछे पहले भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको रीजन बताया था कि सरकारी कंपनी का मेन मोटिव होता है, सरकार उसको एज ए सर्विसेज के हिसाब से देखते हैं। मतलब कस्टमर को, मतलब हम लोग जो देश का जो जनता है उसको सर्विसेज देना ही सरकार का मेन मोटिव होते हैं। और उसी कारण के वजह से नेट प्रॉफिट जो है वो कभी उतना ज़्यादा हाईली ग्रोथ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कर्जा लिया जाता है। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का कर्जा कितना है, अराउंड 1,22,000 करोड़ के आसपास। तो अराउंड 1% से भी ज़्यादा इसका डेप्थ है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, 1.33% का डेप्थ, मतलब
हर इक्विटी में कंपनी का ₹1 से भी ज़्यादा डेप्थ है। तो ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है। मान के चलिए आपके पास 100 इक्विटी है, तो उसके अगेंस्ट में आपका कितना डेप्थ है, एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मुझे पर इक्विटी में 1.33 का डेप्थ देखने को मिला। तो मतलब एक सीधा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ₹100 है, उसके अगेंस्ट में आपको दूसरों को एक 1.33 रुपीस देना होगा। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट है। कारण एक ₹100 में ₹1 से भी ज़्यादा दे रहा है। सोचिए 1 करोड़ अगर लोन लिया तो कितना लोन लिया, और ऑलमोस्ट 1.22 करोड़। तो इससे अगर मैं एक बार कैलकुलेट करके देखूँ तो मुझे कमेंट्स करके बताना कितना डेप्थ उसका देना बाकी है। तो बेसिकली डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और इसी डेप्थ के हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज हमेशा होता है। मगर मुझे एक पॉइंट्स अच्छा लगा कि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। तो कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है मतलब कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को प्रॉफिटेबिलिटी जो कस्टमर से उठाना था, मतलब पैसा जो उठाना था वो अच्छा टाइम से उठ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर खुश है और माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि चलो सर, चलो एफआईएस ने 33% का होल्डिंग था, उस होल्डिंग को बेचा, 28% कर दिए। देखिए उसका फायदा किसने उठाया, डीएस ने उठाया। तो इसको फायदा तो पब्लिक को उठाने नहीं दिया। अगर पब्लिक उठा लेते तो अलग बात होता। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास जितना पैसा होता है उतना पैसा इंडिविजुअली व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। तो उसी कारण की वजह से हम लोग को ये देखना है कि वो मेंटेनेंस हो रहा है, कि एक माल बेच रहा है, दूसरा माल खरीदारी कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो अभी चलो कंपनी के टेक्निकली डिटेल्स देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको मिस मत करना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए मैं हमेशा इस स्ट्रेटजीज को बहुत बार यूज़ करता हूँ, और हमेशा इस स्ट्रेटजीज को मैं लार्ज कैप टाइप कैटेगरीज में यूज़ करता हूँ। जो जो लार्ज कैप टाइप कंपनी होते हैं बेसिकली निफ्टी 50 और कुछ नेक्स्ट 50 कंपनीज के ऊपर भी यूज़ करता हूँ। तो इस कंपनी के रूल्स यही है कि जब यहाँ पे एक इंडिकेटर में जाना है और आपको सर्च करना है 52 का हाई लो। तो इस स्ट्रेटजीज को दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको बैक टेस्टिंग करना, और इस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करना। क्योंकि मेरा रिक्स है, मेरा रिक्स कैपेसिटी अलग है, तो आपका रिक्स कैपेसिटी अलग होना चाहिए। मुझे देखकर ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि यूट्यूब में बहुत हर कोई वीडियो बनाता है, हर किसी को फॉलो करते जाएंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको मतलब स्टडी करना होगा, आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, डीपली रिसर्च करना होगा, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, मैं आपको ये सिखा सकता हूँ मेरा 8 साल की जर्नी में कि मैंने किस तरीके से काम किया। तो मैं इस स्ट्रैटेजीज को बहुत ज़्यादा काम के लिए यूज़ करता हूँ कि जब भी रैली होकर मतलब डाउन साइड में आकर 52 को लो को टच करता है, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन क्रिएट होता है। तो फाइनली यहाँ पे 52 के लो को टच किया, और यहाँ से जब फिर से रिकवरी होगा, यहाँ से जब फिर से रिकवरी होकर ऊपर जाएगा और 52 हाई को टच करेगा, तब मेरा पोजीशन क्लोजिंग होगा। तो मैं एक बार बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ क्या स्ट्रेटजीज में सचमुच में दम है। तो चलो एक बार मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में फर्स्ट टाइम इस तरीके से स्ट्रेटजीज मीट हुए थे। ध्यान से इस चीज़ों को देखना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फाइनली फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे हुआ था, और एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे हुआ, उस बेसिस में देखा जाए तो ओवरऑल इस पॉइंट से अगर मैं टॉप पॉइंट तक देखूँ जहाँ पे 52 का हाई को टच किया, वहाँ पे मेरा क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो कितना, ऑलमोस्ट 329 डेज, ऑलमोस्ट आप बोल सकते 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स में कितना, ऑलमोस्ट 19% का जर्नी दिखा। तो यहाँ पे तो एक बार 19% का जर्नी मिला, और दूसरा कहाँ पे मिला, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स आया था वहाँ से अगर मैं 20% करेक्शन दिखूँ तो और मैं एक बार एंट्री ले लेता हूँ। तो 20% करेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा, तो उस जगह से फिर से मैं एक बार एंट्री ले लिया। तो सेकेंड एंट्री में कितना हुआ, सेकेंड एंट्री में मिला 51%, और वो भी सेम टाइम में। तो सेम टाइम में ऑलमोस्ट सेम टाइम। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 59% प्लस पहला 19%, मैंने क्योंकि मैंने 2 बार एंट्री लिया, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना 35% का गेन मिला एक साल में। तो एक सरकारी कंपनी में 31% का गेन मिलना एक साल में, इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। तो ये देखिए फर्स्ट मुझे मेरा स्ट्रेटजीज मीट किया था, और दूसरा स्ट्रेटजीज में आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे भी एक मीट किया, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मीट किया था, तो इस स्ट्रेटजीज के हिसाब से मैं एक बार देखूँ तो कितना 11% का ग्रोथ मिला 365 डेज में। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसको मैं अगर और बैक टेस्टिंग करके देखूँ तो चलो मैं आपको हमेशा बैक टेस्टिंग करके इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको भरोसा मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट एंट्री किया था और हाई किया फाइनली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका 286 डेज में 19%। देखिए लोग तो 12% पाने के लिए तरसते हैं। अगर इस तरीके से परसेंटेज कंटिन्यूसली मिलता रहे तो उससे उससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है। देखिए वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री पॉइंट्स कितना मिला और टारगेट पॉइंट फाइनली टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया रिटर्न्स कंपनी ने दिया, 24% दिया 289 डेज में। तो क्या इस एंट्री पॉइंट से 20% और भी करेक्शन हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेटजीज को मैं एक ही स्ट्रेटजीज के हिसाब से देखूंगा। तो और भी मैं बैक टेस्टिंग करके लास्ट में बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे फाइनली एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप पॉइंट देखूँ तो 449 डेज में यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास लग गया 19% पाने के लिए। कोई बात नहीं। तो हमेशा आपको इस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके देखना है। अभी देखिए फाइनली और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना बना फाइनली, यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स बना था उस एंट्री पॉइंट से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो यहाँ पे 90% का ग्रोथ मिला जस्ट 200 डेज में। तो यही होते हैं पावर। और इसीलिए आपको जब जब इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर्स, तो आपको हमेशा सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही देखना है। मुझे फॉलो तो करना है ज़रूर, मगर ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग राय होता है। तो आप इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ही रिबाउंड्स ईजिली कर जाएगा और नहीं गिरेगा। हाँ, मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करता हूँ। अगर आपको भी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज सीखना है तो मुझे फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।